हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया जाएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। यानी आप अपने तरीकों को बदलिए। अगर एक विद्यार्थी के तौर पर इन लाइनों को हम देखें तो हो सकता है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सफलता ना मिल रही हो, तो उसका रीज़न निश्चित तौर पर यही है कि कोई एक पोर्शन ऐसा है जो आपका वीक है, या फिर अगर आपके सभी पोर्शन अच्छे हैं, आप सभी में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यानी आप ये नहीं कि आप दूसरी चीज़ की तैयारी करने लग जाइए। अगर एसएससी की करते हैं तो आप पता चले बैंक की तैयारी करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने तरीके को बदलिए। हो सकता है सेट पेपर का अभाव हो, यानी कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, या फिर हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और मेहनत की ज़रूरत हो। तो आप प्रयास करिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव करके प्रयास करिए। ये नहीं कि आप पूरा ही ट्रैक चेंज कर दें। इस लाइन का यही मतलब है। और अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ है, गलवान घाटी से पीछे हटी चीनी सेना। एलएसी पर तनाव घटाने की दिशा में ये अहम शुरुआत हुई है। दूसरी न्यूज़ है, पहले से ज़्यादा सतर्क चौकस होगी निगरानी। ये भी चीनी सेना के लिए है न्यूज़। और तीसरा है कि कोरोना टेस्ट का आंकड़ा, जो टेस्टिंग हो रही है कोरोना की, वो आंकड़ा अब 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। केसेस कितने हैं वो भी हम इस न्यूज़ में देखेंगे। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। गलवान घाटी से पीछे हटी चीनी सेना। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सैनिक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जारी जबरदस्त तनाव को घटाने की दिशा में चीनी सैनिक का पीछे हटना पहली बड़ी शुरुआत है। दोनों देशों में बनी सहमति के अनुरूप भारतीय सैनिक भी इसी हिसाब से गलवान घाटी में पीछे हटे हैं। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के कई दौर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की रविवार को फोन पर स्पष्ट और गहराई से हुई बातचीत में एलएसी पर तनाव घटाने के लिए अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को डोभाल और वांग से एलएसी पर सैनिकों को जल्द हटाने पर बनी सहमति की पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि सैनिकों को आमने सामने की तैनाती से हटाने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी दोनों देशों ने रजामंदी जताई है। दोनों देशों के सीमा विवाद मैकेनिज्म में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, जो चीनी विदेश मंत्री अपने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पहले से ज़्यादा सतर्क और चौकस होगी निगरानी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना ने पैर पीछे खींचे हैं, लेकिन भारत इस बार कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं होगा। 6 जून 2020 को कमांडर स्तरीय वार्ता के तुरंत बाद भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पीछे हटने के संकेत दिए थे, जो असलियत में एक धोखा था। उसके बाद 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों की जान गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि भारत फिलहाल पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क रहेगा, पूरे हालात की कड़ी निगरानी भी करेगा। सूत्रों के मुताबिक कूटनीति काम कर रही है, लेकिन निगरानी पहले से ज़्यादा जरूरी है। निगरानी सैन्य स्तर पर भी होगी और कूटनीतिक स्तर पर भी। भारत ने पिछले 1 महीने में समूचे पूर्वी सीमा और खास तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से पहले अपनी सीमा में जो सैन्य ताकत बढ़ाई है, उसमें ढिलाई को लेकर कोई विचार भी नहीं किया जा रहा है। भारत इसलिए भी सतर्क रहेगा क्योंकि चीन पूर्व में भी 2 कदम आगे बढ़ता है और फिर 1 कदम पीछे हटता है, बातचीत की फिर पेशकश भी करता है। यही वजह है कि 6 जून को कमांडर स्तर की बातचीत से लेकर रविवार को भारतीय एनएसए और चीनी विदेश मंत्री से हुई बातचीत तक भारत ने इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि जब तक एलएसी पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं की जाएगी, तब तक शांति प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है,
कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। जनवरी में एक लैब और चंद टेस्ट से शुरू करने वाला भारत कोरोना का 1 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुका है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार पिछले 14 दिनों में प्रतिदिन औसतन 2.15 लाख टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट की बड़ी संख्या के बावजूद ICMR के पास इसका ठोस आंकड़ा नहीं है कि कुल कितने व्यक्तियों के ऊपर ये टेस्ट किए गए हैं। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 65 से 70 लाख के करीब हो सकती है, जिनमें 7 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को 1,80,596 सैंपल की जांच के साथ ही कोरोना की कुल जांच की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। इसमें 10 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट पिछले 5 दिनों में किया गया है। ICMR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनवरी में लगातार टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने से यह उपलब्धि हासिल हो सकी है। उनके अनुसार फिलहाल देश में कोरोना जांच के लिए मान्यता प्राप्त लैब की संख्या 1,105 है, जिसमें 788 सरकारी और 317 निजी क्षेत्र के लैब हैं। इसमें 592 लैब RT-PCR टेस्ट, 491 टैनॉट और 92 CBNAAT लैब हैं। तो ये नेशनल न्यूज़ थी 3 हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री ओली के भाग्य का फैसला फिर टला। जैसा कि इनकी पार्टी के ही कुछ लोग इनसे नाराज हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ये। दूसरी न्यूज़ है कि 239 वैज्ञानिकों का मत है कि हवा से भी फैल सकता है कोरोना। तीसरी न्यूज़ है इजराइल ने नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसका क्या नाम है हम इस न्यूज़ में देखेंगे। और चौथी न्यूज़ है भारत की सुरक्षा परिषद में आने से कई क्षेत्रों में प्रगति। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। मुश्किलों में घिरे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य का फैसला अब बुधवार को होगा। चीनी राजदूत द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता से मुलाकात के एक दिन बाद पार्टी की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक तीसरी बार स्थगित कर दी गई है। ओली की कार्यशैली व भारत विरोधी बयानों के चलते पार्टी में त्यागपत्र की मांग बढ़ती जा रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की 45 सदस्यीय शक्तिशाली स्थायी समिति की बैठक सोमवार को होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने कहा कि बैठक बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बैठक तीसरी बार टलने का कारण सामने नहीं आया है। इससे पहले चीन की राजदूत हो यानकी ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के साथ मुलाकात की। पार्टी के दोनों गुटों में मतभेद उस समय बढ़ गया जब प्रधानमंत्री ने गुरुवार को एक तरफा फैसला लेते हुए संसद के बजट सत्र का अवसान कर दिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में एक गुट का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली और दूसरे गुट की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे हैं। दूसरी न्यूज़ है 239 वैज्ञानिकों का मत, हवा से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। विश्व के 239 वैज्ञानिकों का दावा है कि नोवेल कोरोना वायरस के कण हवा में रहकर लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इन वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इन दावों पर विचार करने के लिए पत्र लिखा है। इंडोर क्षेत्रों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के बावजूद संक्रमित व्यक्तियों से अन्य लोग आसानी से हवा के जरिए संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए 4 दीवारियों में बंद रहते हुए भी N95 मास्क पहनने की जरूरत है। छींकने, खांसने या जोर से बोलने पर संक्रमित व्यक्तियों के मुंह से निकली छोटी सूक्ष्म बूंदें कार्यालयों, घरों, शॉपिंग मॉलों और अस्पतालों आदि में हवा में काफ़ी देर तक रह जाती हैं और इनमें संपर्क में आने वाले व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। किसी के छींकने या खांसने से हवा के जरिए पूरे कमरे में यह संक्रमण फैल सकता है। आसपास के लोग सांस लेने भर से इससे संक्रमित हो सकते हैं। तीसरी न्यूज़ है इजराइल ने नए जासूसी उपग्रह का किया प्रक्षेपण। इजराइल ने सोमवार तड़के एक नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ओफेक 16 टोही उपग्रह को सुबह 4 बजे सेंट्रल इजराइल से अंतरिक्ष में भेजा गया।
ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोली उपग्रह है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लॉन्च के कुछ समय बाद ही ओफेक 16 ने डाटा भेजना शुरू कर दिया और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा था। उपग्रह का पूर्ण परिचालन शुरू करने से पहले रक्षा मंत्रालय और सरकारी स्वामित्व वाले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के इंजीनियरों ने इसका परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण को असाधारण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए तकनीकी श्रेष्ठता और खुफिया जानकारी आवश्यक है। फिलहाल इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इस तरह के कितने उपग्रह परिचालन में हैं, लेकिन इजराइल के अंतरिक्ष मंत्रालय के प्रमुख अमोन हरारी ने 2 और उपग्रहों के परिचालन के बारे में बताया है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की सुरक्षा परिषद में आने से कई क्षेत्रों में प्रगति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है और सुरक्षा परिषद में उसके शामिल होने से कई क्षेत्रों में प्रगति होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को पिछले महीने ही चुना गया है। 192 सदस्य देशों में से 184 ने उसका समर्थन किया था। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत को आखिरी बार 2011-12 में इस पद के लिए चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत तकनीक के मामले में, लोगों के मामले में, विचारों के मामले में दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं बिजनेस पेज की। पहली न्यूज़ है, मुश्किल जरूर मगर मुमकिन है आत्मनिर्भरता। दूसरी न्यूज़ है, अटल पेंशन योजना में कभी भी बदल सकेंगे अंशदान राशि और बड़े पैकेज के बावजूद बैंकों से उद्यमी परेशान। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। मुश्किल जरूर मगर मुमकिन है आत्मनिर्भरता। पेंशन इसमें जो मुश्किल, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूज़ है वो चीन से जो व्यापार है उससे रिलेटेड है कि दौरा पड़ने या नसों के दर्द में भारत में गाबापेंटिन फॉर्मुलेशन वाली दवा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। भारत की दवा कंपनियों के पास तकरीबन 1500 मीट्रिक टन गाबापेंटिन बनाने की क्षमता है, जबकि घरेलू खपत महज 300 मीट्रिक टन की है। इसके बावजूद हमने वर्ष 2019 में चीन से 203 करोड़ रुपए की गाबापेंटिन का आयात किया है। मोटे तौर पर भारतीय फार्मा कंपनियां घरेलू खपत का 1/3 हिस्सा आयात करती हैं और यह सारा आयात अकेले चीन से होता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। इस तरह की दर्जनों दवाओं के फार्मूलेशन हैं जिन्हें बनाने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू कंपनियां चीन से आयात करती रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में बल्क ड्रग्स यानी दवाओं के कच्चे माल या एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बनाने वाली 17 बड़ी व मशहूर कंपनियां या तो बंद हो चुकी हैं या उन्होंने इनका निर्माण ही बंद कर दिया है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि चीन 3 गुना सस्ती कीमत पर बल्क ड्रग्स बनाता है। भारतीय कंपनियों ने जेनरिक दवाओं के निर्माण में दुनिया में अपना डंका बजा दिया है, लेकिन इसमें बड़ा हाथ उस कच्चे माल का भी है जो हम काफ़ी सस्ती दरों पर चीन से लेते हैं। अब जबकि हालिया भारत और चीन का तनाव आपसी रिश्तों की सबके सामने रिपोर्ट है, तो इसमें अब ये निर्भरता जरूर तोड़नी पड़ेगी। आकार के हिसाब से भारत का दवा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, जबकि लागत के हिसाब से उसका स्थान तीसरा है। अभी इसका आकार 41 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक का है, जो वर्ष 2030 तक 120 अरब डॉलर यानी मोटे तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। वर्ष 2019 में भारत ने 24,900 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग्स आयात किया था, जिसका 68% चीन से आया था। दूसरी न्यूज़ है, अटल पेंशन योजना में कभी भी बदल सकेंगे अंशदान राशि। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स को वर्ष में किसी भी वक्त अंशदान बदलने की सुविधा दे दी है। यह सुविधा 1 जुलाई से उपलब्ध हो गई है।
इसका मकसद इस योजना को और आकर्षक बनाना है। इससे पहले अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर वित्त वर्ष की शुरुआत यानी हर वर्ष अप्रैल में ही अंशदान की राशि बदल सकते थे। एक बयान में पीएफआरडीए ने सोमवार को कहा कि नई व्यवस्था से एपीवाई के सब्सक्राइबर अपनी घटी बढ़ी आय के हिसाब से वर्ष में किसी भी वक्त अपना अंशदान बदल सकेंगे। सभी बैंकों से भी कहा गया है कि वे अंशदान घटाने बढ़ाने संबंधी सुविधा इस वर्ष 1 जुलाई से देने को सब्सक्राइबर के आवेदन की प्रोसेसिंग शुरू करें। पीएफआरडीए के मुताबिक सब्सक्राइबर्स को अंशदान बदलने संबंधी सुविधा एक वर्ष में एक बार ही मिलेगी। तीसरी न्यूज है कि बड़े पैकेज के बावजूद बैंकों से उद्यमी परेशान। केंद्र सरकार ने उद्योगों को भारी पैकेज देकर कोविड-19 के बाद उद्योगों को संकट से उबारने की पहल कर दी है, लेकिन बैंकों में उद्यमियों को सहयोग देने की वही गति बिल्कुल नहीं दिख रही है। कई बैंक अपनी शर्तों के साथ लेन देन कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में तो कई उद्यमियों को इसलिए लोन मिलने की संभावना खत्म हो गई है क्योंकि उनके खाते सहकारी बैंकों में हैं। उद्यमियों को त्वरित राहत देने के लिए केंद्र ने 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फंड की घोषणा की है। आरबीआई ने इस कर्ज को 0% जोखिम श्रेणी में डाला है ताकि बैंक बेहिचक यह सुविधा ग्राहकों को दे सकें, लेकिन बैंकों की हिचक बरकरार है और उद्यमी परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबले को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पुणे शाखा ने सुविधा तो दी, लेकिन गारंटी फीस के रूप में 2.64 लाख रुपए पहले जमा करा लिए। अब बैंक मान रहा है कि यह राशि गलती से ली गई है और इसे वापस कर दिया जाएगा। कई निजी बैंक भी यह सुविधा दे तो रहे हैं, लेकिन इसके बदले कई उत्पाद ग्राहकों को बेच देना चाहते हैं। आर्थिक तंगी के दौर में उद्यमियों की पहली प्राथमिकता उद्यम संभालना है, ना कि जीवन भर का बीमा करवाना या म्यूचुअल फंड लेना। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है आपराधिक सांठगांठ पर हो करारा प्रहार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो घटना घटित हुई है, यह बिगड़ते हालात में सुधार नहीं लाया गया तो एक दिन देश में लोकतंत्र का जनाजा उठ जाएगा। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे यानी पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है राजनीतिक उथल पुथल से त्रस्त नेपाल। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने एक साथ कई मोर्चे खोलकर अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल लिखा है नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की प्रचार प्रमुख रुचि सिंह द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है कि भरोसे लायक नहीं रहा चीन। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं, यानी कि आर्टिकल से शुरू करते हैं। आपराधिक सांठगांठ पर हो करारा प्रहार। हमारे देश में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय समय पर वीरगति को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु जैसी घटना कानपुर में हुई वैसी सामान्यतः हमें कश्मीर, पूर्वोत्तर या नक्सल प्रभावित इलाकों में ही सुनने को मिलती रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के बलिदान की घटना पूरे देश को झकझोरने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ ना तो जंगल है और ना ही आतंकवादियों की पैठ। एक कुख्यात अपराधी द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस भीषण वारदात को लेकर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह घटना हुई कैसे। आरोपित विकास दुबे कहाँ है, इसकी पूरी जानकारी थी। 3 थानों की पुलिस उसे पकड़ने जाती है, परंतु उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस दल तैयारी के साथ नहीं गया था। कई पुलिसकर्मियों के पास कोई हथियार नहीं था, ना तो किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी और ना ही किसी ने हेलमेट पहन रखा था। फील्ड क्राफ्ट्स और रणनीति के जो नियम होते हैं उन सब की अवहेलना करते हुए दबिश दी गई। दूसरी बड़ी विचित्र बात यह है कि पुलिस का अभिसूचना तंत्र लगभग शून्य था, जबकि विकास दुबे को पुलिस की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। स्पष्ट है कि किसी ने तो विकास दुबे के लिए मुखबरी की। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी ने ही उसे आगाह किया था, और यह और शर्म की बात हो जाती है कि इससे तो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत चरितार्थ होती है।
पुलिस बल को अपनी असावधानी और तैयारी से न जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। विकास दुबे को अलग अलग समय पर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता रहा है। निसंदेह नेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, जनता को भी अपना चेहरा शीशे में देखना होगा। आखिर उन्हीं के वोट से तो ये लोग चुने जाते हैं। प्रदेश एवं केंद्र में विधानसभा लोकसभा को सुशोभित करते हैं। अपने देश में नाजायज असलाह की समस्या भी काफी गंभीर है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में कुल 7 करोड़ से अधिक हथियार हैं और यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर मानी जाती है। इसमें केवल 1 करोड़ हथियार का ही लाइसेंस है, शेष 6 करोड़ अवैध हैं। उत्तर प्रदेश में इन अवैध हथियारों का अच्छा खासा जखीरा होगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कानपुर एनकाउंटर में विकास दुबे के गुर्गों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। आखिर ये हथियार उनके पास कहां से आए और पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी, और जानकारी थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। समाचार पत्रों के अनुसार विकास के गैंग में पुलिस से एक AK-47 राइफल, एक इंसॉस राइफल, 2 पिस्तौल भी छीन ली। यह पुलिस के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। अदालतों में मुकदमों के लंबा खींचने की स्थिति भी अत्यंत शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में 2018 में विभिन्न न्यायालयों में कुल 10,27,583 मुकदमे विचाराधीन थे। इसमें केवल 65,130 को ही सजा हो पाई और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का प्रतिशत 90.8 रहा। न्याय व्यवस्था आम आदमी को तो दंड दिला देती है, परंतु जो राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली हैं उनके विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है। देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा और पुलिस में कानून के प्रति प्रतिबद्धता गिरती जा रही है। अधिकांश अधिकारी अपने हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। राजनीति का स्तर और गिरता जा रहा है। देशद्रोह की बात करने में भी लोग अपनी शान समझने लगे हैं। दूसरे आर्टिकल पर आते हैं। राजनीतिक उथल पुथल से त्रस्त नेपाल। नेपाल में सरकार का बनना और गिरना एक खेल सा बन चुका है। यह खेल एक अरसे से चल रहा है और कहना कठिन है कि कब तक चलता रहेगा। पिछले चुनाव में KP शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी MLA को 80 सीटें मिली थीं, जो पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को 36 सीटें मिली थीं। मिलकर चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने के लिए दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का विलय कर एक नई पार्टी बनाई, लेकिन प्रचंड आरंभ से ही ओली के कार्यों से खुश नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड चाहते हैं कि ओली जनसंवाद रखें और मिलकर फैसले लें, लेकिन ओली अपने ही हिसाब से चलना पसंद करते हैं। इसके चलते ही उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। गत दिनों जब ओली ने भारत पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रहा है, तो वह एक तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। हैरानी नहीं है कि उनके इस आरोप के बाद नेपाल की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। इस तूफान से ओली की कुर्सी डगमगा रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर सदस्य प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग अब कर रहे हैं। ओली नेपाल के हितों की चाहे जितनी दुहाई दें, सच यह है कि नेपाली जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है। नेपाली लोगों की नज़र में ओली देश हित की अनदेखी कर हर हाल में सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। नेपाली संसद में हिंदी को प्रतिबंधित करने के लिए नेकपा एमाले का सुप्रीम कोर्ट जाना भी नेपाल की तमाम जनता को रास नहीं आया है। नेपाल का मधेशी समुदाय यह मानता है कि भारत से दूरी बढ़ाने वाला एक और कदम और उसके पीछे भी ओली की सह है। सबसे खराब बात यह हुई कि ओली सरकार मधेशियों को फिर से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करती दिख रही है। नेपाल में 15 साल पहले मधेशियों के आंदोलन के फलस्वरूप जो नागरिकता संबंधी कानून बना था और जिसे सभी पार्टियों ने मिलकर बनाया था, ओली सरकार उसमें फेरबदल करने की कोशिश में है। ओली सरकार चाहती है कि यदि कोई विदेशी महिला, वह चाहे भारत की हो या अन्य किसी नेपाली नागरिक से विवाह करती है, तो उसे नागरिकता 7 वर्ष बाद ही दी जाएगी। यह एक तरह से मधेशियों का अपमान है। पहले नागरिकता मात्र 6 महीने में मिल जाती थी। नेक्स्ट न्यूज है, भरोसे लायक नहीं रहा चीन। आखिरकार चीन लद्दाख में अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश हुआ है। उसे डोकलाम के बाद लद्दाख में भी मात खानी पड़ी, तो भारत के इसी दृढ़ इरादे के कारण उसकी दादागिरी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
भारतीय प्रधानमंत्री का लेह दौरा देश के किसी दृढ़ इरादे को रेखांकित करने वाला था। यह उल्लेखनीय है कि डोकलाम के मुकाबले लद्दाख में चीन को कहीं जल्द समझ आ गया कि भारत से उलझना महंगा पड़ेगा। चीनी सेना लद्दाख से जिस तरह पीछे हटने को बाध्य हुई, उससे दुनिया को यही संदेश गया कि चीन से आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत है। चीन के खिलाफ यह जो संदेश गया, उससे विश्व समुदाय में भारत की अहमियत तो बढ़ेगी ही, चीन की हरकतों से परेशान देशों का मनोबल भी बढ़ेगा। चूंकि भारत सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में चीन को दबाव में लेने पर कामयाब रहा, इसलिए अब उसे इसके लिए कोशिश तेज कर देनी चाहिए कि यदि चीन सचमुच भारत से संबंध सुधारना चाहती है तो सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे आए। अभी तक चीन सीमा विवाद सुलझाने का नाटक ही करता आ रहा है। भारत को इस नाटकबाजी पर पर्दा डालने के लिए सक्रिय होना होगा। इसी के साथ भारतीय सेना को चीन से लगती सीमा पर और अधिक सतर्कता भी बरतनी होगी। उसकी ओर से मित्रता, सहयोग और शांति की बातें करने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज की 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि टल सकता है T20 विश्व कप। आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन टल सकता है और इसकी घोषणा इस सप्ताह हो सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि आउटडोर अभ्यास शुरू कर चुके ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को इंग्लैंड में होने वाली सीमित ओवर की सीरीज की तैयारी करने को कहा गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह T20 विश्व कप को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते बनी लॉजिस्टिक समस्या को देखते हुए आईसीसी बोर्ड 18 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप को टाल सकता है। इससे अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार के मुताबिक विश्व कप T20 का इस सप्ताह आधिकारिक तौर पर स्थगित होना तय है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की तैयारी शुरू करने को कहा गया है। ये आज का यानी 7 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।